हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल महीने का पूरा करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। यहाँ पर एक ही मैगजीन अभी तक मार्केट में उपलब्ध है जिसमें अप्रैल महीने का करंट अफेयर दिया हुआ है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि ई दृष्टि जो मार्केट में आएगी तो उसका भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें जो घटनासार में हम लोग नहीं कंप्लीट किए उसको देखेंगे। घटनासार का पूरा तरीके से पोस्टमार्टम हो चुका है, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कुछ और करंट अफेयर अगर रहेंगे अप्रैल महीने के तो उसको क्विज में कराया जाएगा। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए और क्विज में पार्टिसिपेट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। इस मैगजीन में बेहतर मटेरियल है, इसमें कुछ पेपर भी दिए गए हैं जैसे यूपी आरओ के परीक्षा के पेपर भी हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जो 2022 का यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, आप ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 आई है। और क्यों आई है? उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने के साथ ही हथकरघा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत उद्यमियों को 40% तक की पूंजी निवेश सब्सिडी के साथ ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी। 40% तक की पूंजी निवेश सब्सिडी, ठीक है। साथ ही प्रस्तावित नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के निवेशकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के निवेशकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। नई नीति में 100% यानी 100% स्टाम्प शुल्क एवं भूमि लागत अनुदान देने का प्रावधान है, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें की गई हैं, इस प्रकार की सब्सिडी वगैरह दी जा रही है। जैसे यहाँ पर और लिखा गया है कि बिजली शुल्क में छूट भी दी जाएगी। साथ ही निजी टेक्सटाइल पार्क विकसित करने वाले विकासकर्ताओं को 100% प्रतिपूर्ति दी जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस महीने के अप्रैल के, तो हमें लगे कि अच्छे करंट अफेयर हैं, तो ज़्यादा चीज़ें इसमें से कट नहीं की गई हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड समारोह में 4 श्रेणियों में मिले पुरस्कार। किसको? वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। गुजरात के सूरत में भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में वाराणसी स्मार्ट सिटी को 4 अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। वे 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? कोविड इनोवेशन अवार्ड, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, सिटी अवार्ड, जल संरक्षण अवार्ड। तो वाराणसी को 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिए गए हैं स्मार्ट सिटी अवार्ड, ओके। दस्तक अभियान शुरू किया गया 15 से 30 अप्रैल 2022 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित यानी जल से उत्पन्न होने वाली और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान चलाया। डेट भी याद रखिएगा, 15 से 30 अप्रैल तक चलाया गया। यह प्रदेश के लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया, ठीक है। इसके तहत इस अभियान के तहत आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल जनित एवं मच्छर जनित विभिन्न बीमारियों से लोगों को अवगत कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि वेक्टर जनित रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक संचारी रोग नियंत्रण अभियान के साथ साथ साप्ताहिक मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला पहले ही शुरू किया जा चुका है, ठीक है। तो क्यों शुरू किया गया है? साप्ताहिक मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला भी इसी के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक था, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि कई सप्ताह हैं, अभी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 15 से 30 अप्रैल तक ये दस्तक अभियान शुरू किया गया। अब यहाँ पर अग्नि सुरक्षा सप्ताह तो 14 से 20 अप्रैल तक है, तो स्टेटमेंट बन सकते हैं यहाँ से 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह शुरू किया गया। मतलब अग्नि से बचाव के लिए, कहीं पर आग वगैरह लग जाती है, आगजनी हो जाती है, तो उससे बचाव के लिए, ठीक है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का मूल मंत्र औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा सीखें, उत्पादकताएं बढ़ाएं, ये था, ठीक है। मूल मंत्र यही था। गौरतलब है कि इस अभियान में लोगों को डिजिटल माध्यम से आग लगने की मुख्य वजहों जैसे बिजली का शॉर्ट सर्किट, बिजली की ओवरलोडिंग, गैस सिलेंडरों का लापरवाही से इस्तेमाल, धूम्रपान आदि के बारे में जागरूक करने के साथ आपातकालीन स्थिति में मॉक ड्रिल द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिए प्रशिक्षित किया गया, ओके, ठीक है। अगला करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का चुनाव हुआ है जिसमें 36 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 1 सीट जनसत्ता दल लोकतांत्रिक तथा 2 निर्दलीय उम्मीदवार सीटें प्राप्त किए, ओके,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीटें याद रखिएगा, 36 सीटों पर चुनाव हुआ था। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 अप्रैल 2022 को, 4 अप्रैल 2022 को डेट भी याद रखिए। अभी बिहार पीसीएस का पेपर हुआ, भले ही पेपर कैंसिल हो गया हो, लेकिन वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे डेट पूछी जा रही है उसमें, है ना। तो हो सकता है उसका भी कुछ उदाहरण ले लें उत्तर प्रदेश। तो 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले श्रावस्ती में महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? श्रावस्ती में। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद उत्तर प्रदेश का कौन सा है, वो आप लोग कमेंट करिएगा। और उत्तर प्रदेश का जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर आपको जल्द ही मिलने शुरू हो जाएंगे, या देखा जाएगा तो 2 लेक्चर में पूरा उत्तर प्रदेश कंप्लीट किया जाएगा अपडेटेड करंट के साथ। ओके, इसका उद्देश्य क्या है स्कूल चलो अभियान का? इसका उद्देश्य प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुरक्षित करना, 100% नामांकन सुरक्षित करना है। इस अभियान के तहत कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विधायकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक एक स्कूल अपनाने और अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालयों, स्मार्ट कक्षाओं, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, शौचालय आदि जैसी सुविधाओं के संदर्भ में स्कूलों के परिवर्तन की दिशा में काम करने का भी निर्देश दिया है। 2017 में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था। कायाकल्प के शुभारंभ के बाद से 1.34 लाख प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा, फर्नीचर शौचालयों के निर्माण, स्मार्ट क्लास को शामिल करने और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार के प्रावधान के साथ उत्तर प्रदेश में स्कूलों को नया रूप दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 4 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान कहां से शुरू किया गया? श्रावस्ती से। लोक निर्मला सम्मान 2022 महत्वपूर्ण है। लोक निर्मला सम्मान 2022 30 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में सोन चिरैया संस्था की ओर से आयोजित उत्सवी शाम में शारदा सिन्हा को सम्मान के साथ 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। ठीक है, याद रखिए किसको? संगीत, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में सोन चिरैया संस्था की ओर से। ओके, उल्लेखनीय कि लोक निर्मला सम्मान की शुरुआत सोन चिरैया संस्था की सचिव मालिनी अवस्थी ने अपनी मां निर्मला अवस्थी की स्मृति में वर्ष 2022 में की थी। याद रखिएगा कौन शुरू किया है? सोन चिरैया संस्था की सचिव मालिनी अवस्थी ने अपनी मां निर्मला अवस्थी की स्मृति में वर्ष 2022 में इसकी स्थापना की थी, इसकी शुरुआत की थी। गौरतलब है कि शारदा सिन्हा भारतीय मैथिली लोक गायिका हैं। इन्हें 2018 में पद्म भूषण एवं 1991 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा लोक निर्मला सम्मान किसे दिया गया? शारदा सिन्हा को। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने सतीश महाना जी, जो कानपुर से हैं। कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट से हैं। लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए और ये विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं सतीश महाना। ओके, 18वें विधानसभा का निर्विरोध इनको अध्यक्ष चुना गया। सदन में निर्वाचन की घोषणा प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री जी ने की थी। तो रमापति शास्त्री कहाँ से विधायक थे? ठीक है, ये कमेंट करिएगा। सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के 23वें और व्यक्ति रूप में 18वें अध्यक्ष हैं। 23वें और व्यक्ति रूप में 18वें अध्यक्ष हैं। जैसा कि समीक्षा अधिकारी के पेपर में स्टेटमेंट वाइज करंट अफेयर पूछे गए, तो आप लोग तैयार रहिए यूपी पीसीएस के लिए भी। तो ज़्यादा चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। ओके, वे पहली बार 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे कौन? वे थे सतीश महाना। ओके, उल्लेखनीय उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। केसरी नाथ त्रिपाठी सर्वाधिक 13 साल तक अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे थे। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगला करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश की 6 जातियों को एसटी में शामिल करने का विधेयक पेश किया गया। एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विधेयक पेश किया गया। कौन सी जनजातियाँ हैं? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने हेतु विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर में रहने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जाति को सूची से बाहर का अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा संत कबीर नगर मतलब जगह जगह से थे, मतलब ये याद रखिएगा ये जनजातियां कौन कौन सी हैं? गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 15 जातियां वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं। ओके, याद रखिएगा।
और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों इतना यानी महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में इन जातियों को पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। तो अन्य जो ज़िले हैं उनकी जो जनजातियाँ थी उनकी वहाँ पर जो जातियाँ थी उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। जो 6 हैं गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, आपको पता ही होगा, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी 14 अप्रैल 2022 को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय को बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटा गया है। दूरदर्शन, प्रसार भारती, संसद टीवी, फिल्म प्रभाग, मीडिया हाउस और रक्षा मंत्रालय, विदेशी समाचार एजेंसियों आदि जैसे संस्थानों की मदद से संग्रहालय के लिए सभी जानकारियाँ एकत्र की गई हैं। ओके, याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया है। जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा डिब्रूगढ़, असम में किया गया। पहली चीज़ तो यही याद रखिए, डिब्रूगढ़, असम में किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग एवं आयुध मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। इस कॉन्क्लेव का उद्योग भागीदार कौन था? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की था। याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ है? असम के डिब्रूगढ़ में। ओके, ठीक है। यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया योजना, 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया योजना की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई। अब क्वेश्चन योजनाओं से भी पूछे गए थे, 2017, 18, 19 पीसीएस में योजनाओं से पूछे गए, जो पुरानी योजनाएं शुरू की गई थी। 6वीं वर्षगांठ मनाई गई स्टैंड अप इंडिया योजना की। तो कब शुरू हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को ये शुरू हुई थी। ठीक है, 2019-20 में इसे 2025 तक के लिए विस्तार दिया गया था। और भी कुछ नई चीज़ें हैं स्टैंड अप, नई क्या जो चीज़ें हैं इसमें पहले से। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा उन्हें विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में एक ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू करने में सहायता प्रदान करना है। ओके, यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति और या महिला या उद्यमी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है ऋण के लिए पात्र हैं। योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में ग्रीन फील्ड का आशय विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबंधित गतिविधियों में लाभार्थी का पहली बार उद्यम है। ठीक है, याद रखिएगा, इस योजना के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो प्रसारण सेवा पोर्टल किस लिए लॉन्च होगा? पता ही होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रसारण सेवा पोर्टल हितधारकों और आवेदकों को प्रसारण संबंधी गतिविधियों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न पंजीकरणों, अनुमतियों और लाइसेंसों हेतु आवेदन करने के लिए एकल बिंदु सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर बड़ा भी हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रैल महीने करंट अफेयर है। आपका पेपर 12 जून को है या और भी कोई पेपर है जैसे 19 जून को लेखपाल वगैरह होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, फरवरी हो गया, जनवरी, इन सब से लेके और जैसे मई, मतलब मई जो है कि 20 से 22 मई तक का करंट अफेयर आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। करंट अफेयर बहुत अच्छा वेटेज रखता है और ठीक ठाक करंट अफेयर पूछ दिए गए तो आप करंट अफेयर से भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 13 नए जिलों का गठन किया। याद रखिए 13 नए जिले बने आंध्र प्रदेश में। पूछा जा सकता है किस राज्य में 13 नए जिले बने हैं, तो आंध्र प्रदेश में। और उनकी संख्या कुल अब जिलों की संख्या आंध्र प्रदेश में हो गई है 26, कितने 26 हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि नया जिला बनाने की शक्ति राज्य सरकार के हाथ में है। यह या तो राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके या एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकारें कार्यालय राजपत्र में अधिसूचना भी पारित करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग ने जारी किया निर्यात तत्परता सूचकांक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने जारी किया निर्यात तत्परता सूचकांक 2021।
किसके साथ मिलके? नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है। यह दूसरा संस्करण है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के अनुसार गुजरात को लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारियों के मामले में भारत का शीर्ष राज्य नामित किया गया है। गुजरात को लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष राज्य, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे राज्य हैं। ये याद रखिएगा, चारों, पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु, याद रखिएगा टॉप 4 हैं। ठीक है। निर्यात तत्परता सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं कि समग्र रैंकिंग में गुजरात लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान पर है। तटीय राज्यों की सूची में भी गुजरात सबसे ऊपर है। भू आबद्ध राज्यों में जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं स्थल से, हरियाणा एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, हरियाणा। ओके। और यहाँ पर हिमालयी राज्यों की सूची में उत्तराखंड सबसे ऊपर है निर्यात तत्परता सूचकांक में। ओके। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे ऊपर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और योजना शुरू की गई है, स्वनिधि से समृद्धि। 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बचाने के लिए स्वनिधि से समृद्धि का दूसरा चरण शुरू हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 126 शहरों में, याद रखिएगा, 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का विस्तार किया है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय गुणवत्ता परिषद है, याद रखिएगा। स्वनिधि से समृद्धि एक पीएम स्वनिधि ऐड ऑन पहल जो 4 जनवरी 2021 को 125 शहरों में पीएम स्वनिधि प्रतिभागियों उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल की मैपिंग के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। इस योजना के तहत विक्रेता 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिससे वे 1 वर्ष की अवधि में मासिक भुगतान में वापस कर सकते हैं। और त्रैमासिक आधार पर यदि ऋण समय पर या जल्दी चुकाया जाता है तो प्रतिवर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। ओके। जल्दी कर्ज चुकाने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। यदि वह समय पर या जल्दी ऋण चुकाते हैं तो विक्रेताओं को उच्च क्रेडिट सीमा से लाभ हो सकता है। प्रधानमंत्री के स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के आर्थिक प्रोत्साहन नीति के हिस्से के रूप में की गई थी। 700 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजट के साथ यह 1 जनवरी 2020 से स्ट्रीट वेंडरों को सस्ते कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए लागू किया गया है, ताकि उन्हें अपनी आजीविका जारी रखने में मदद मिल सके जो कोविड-19 लॉकडाउन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। 7% का ब्याज अगर पहले जमा कर देते हैं। 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 126 शहरों में शुरू किया गया है और कार्यान्वयन का भागीदार जो है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। ओके। ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट बनेंगे यहाँ से। पाकिस्तान में इमरान खान पर अविश्वास प्रस्ताव, शहबाज बने नए पीएम। ये शहबाज जो हैं, शहबाज क्या हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने। वे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। पाकिस्तान में यह पहली बार है कि देश के किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल रहा है। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से देश का कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। तो पाकिस्तान की ये स्थिति है भैया। ओके, ठीक है, ज़्यादा पाकिस्तान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। रूस को तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। ध्यातव्य हो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऐसे किसी भी परिषद सदस्य को निलंबित कर सकता है जिसने अपनी सदस्यता अवधि के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन किया हो। किसी सदस्य को निलंबित करने के लिए महासभा के 2/3 सदस्य देशों के बहुमत की आवश्यकता होती है। महासभा के 2/3 सदस्यों के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए के 2/3 सदस्यों के। ओके। यूएनएचआरसी जो है संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल निकाय है। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड। 15 मार्च 2006 को इस परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी। यूएनएचआरसी ने मानवाधिकार पर गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था। यूएनएचआरसी में 47 सदस्यीय राज्य हैं तथा फेडरिको विलेगास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। फेडरिको विलेगास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। कभी कभी स्टेटमेंट में अध्यक्ष के नाम दे दिए जाते हैं। ओके, तो
ध्यानपूर्वक देखिएगा। अमेरिका यूरोपीय संघ एलएनजी समझौता हुआ अमेरिका और यूरोप के बीच में। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो यूरोप प्राप्त करता था, कहाँ से? रसिया से। इसलिए अब रसिया युद्ध कर दिया यूक्रेन पर, तो वहाँ से अब ये लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो अब अमेरिका से समझौता किए हैं, अब अमेरिका देगा इनको। यूरोपीय संघ 2030 तक अमेरिका से कम 50 BCS की अतिरिक्त एलएनजी का आयात करेगा। इससे रूसी ऊर्जा निर्यात पर यूरोप की निर्भरता कम होने की संभावना, और यह यूरोप पर रूस के प्रभाव को काफ़ी हद तक बेअसर कर सकता है। गौरतलब है कि यूरोप अपनी प्राकृतिक गैस आवश्यकताओं की लगभग 40% यूरोप जो है 40% और कच्चे तेल की 1/4 ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूसी निर्यात पर निर्भर करता है। जर्मनी और पूर्वी यूरोप के कई देश अपनी प्राकृतिक गैस की 80% से अधिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भर हैं। ओके, ठीक है। तो इसीलिए ये यूरोपीय संघ जो है कि समझौता किया अमेरिका से कि अब तुम भैया दो इधर, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा। बोरिस जॉनसन आए थे भारत यात्रा पर, अप्रैल में आए थे, 21-22 अप्रैल को आए थे, और आए भी तो गए कहाँ? गुजरात में। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी आता है तो उनको गुजरात ही लेकर चले जाते हैं। तो जैसे कि आए थे डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो वो भी गुजरात ही गए थे। 21 अप्रैल को सबसे पहले गुजरात पहुँचे, जहाँ उन्होंने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया और बापू को श्रद्धांजलि दी। रोड मैप 2030 को लॉन्च किए थे ये लोग पिछली बार, और प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय में दोनों देशों की टीम पर काम कर रही है तथा बातचीत में प्रगति है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हुई। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही साथ यहाँ पर और चीज़ें हैं। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों में रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। साथ ही दोनों देशों के बीच साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम पर भी समझौता किया गया। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय में दोनों देशों ने इस साल के अंत तक FTA के पूरा होने का निर्णय लिया। FTA, ठीक है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। गौरतलब है कि ब्रिटेन भारत का 15वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 15वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वर्तमान में ब्रिटेन में चल रही 99 परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों का निवेश है। एक और कंपनी निवेश कर देती तो 100 हो जाता, है ना। तो 99 कंपनियों का निवेश है। कहाँ पर? ब्रिटेन में, ठीक है। कंपनियों में भारतीय कंपनियों का निवेश है ब्रिटेन में। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता हुई। 2+2 वार्ता में क्या होता है कि भारत और अमेरिका ने वाशिंगटन में, याद रखिएगा, वाशिंगटन में अप्रैल में हुई है 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। एक रक्षा मंत्री, एक विदेश मंत्री भारत के और एक अमेरिका के, ठीक है, वहाँ पर हुई वाशिंगटन में। इस वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। यह वार्ता अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन के साथ हुई। अब इनका नाम भी याद रखिए, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन के साथ हुई। इस वार्ता के दौरान भारत ने 30 प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीद पर चर्चा की। किस पर? 30 प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन की खरीद पर चर्चा हुई। साथ ही INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए 26 डेक आधारित लड़ाकू विमानों हेतु नौसेना द्वारा निविदा पर भी विमर्श किया गया। 6 और P-81 समुद्री 81 या P-8I समुद्री गश्ती विमान खरीदने के समझौते पर भी चर्चा हुई। तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्री कौन थे? हमारे राजनाथ सिंह जी, और विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पे गए थे, और वाशिंगटन में ये वार्ता हुई 2+2 वार्ता। ओके, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता भी हुआ है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की उपस्थिति में एक आभासी समारोह में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं ऑस्ट्रेलियाई व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। क्या समझौते हुए? समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में 95% से अधिक भारतीय वस्तुओं जैसे वस्त्र, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। याद रखिएगा, समझौते से अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $27 अरब से 45 से $50 अरब तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को किया जाने वाले प्रमुख निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र और परिधान, इंजीनियरिंग सामान,
चमड़ा, रसायन और रत्न तथा आभूषण शामिल हैं। आयात में मुख्य रूप से कच्चा माल, कोयला, खनिज और मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार क्या है? भारत है। ठीक है। ओके। भारत के राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की यात्रा हुई है। 1 से 4 अप्रैल को भारत के राष्ट्रपति गए थे तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अश्गाबाद। कमेंट करिएगा। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दी मुहामेदोव ने संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति सरदार बर्दी मुहामेदोव दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारे पर अश्गाबाद समझौते के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग 2022 से 2025 की अवधि के लिए संस्कृति और कला के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम और युवा मामलों में सहयोग पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए। भारत 1991 में तुर्कमेनिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने और 1992 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में से एक है। ओके, याद रखिएगा, कुछ यहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंक के खुलने के समय में किया बदलाव। क्या बदलाव कर दिया है कि अब बैंक जो 10 बजे खुला करते थे अब 9 बजे खुलेंगे। ठीक है, लेकिन बंद होने का टाइम वही रहेगा, जैसे 4 बजे बंद होते थे तो 4 बजे ही रहेगा। 10 बजे के बजाय 1 घंटा पहले यानी 9 बजे खुलने लगेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ रिजर्व बैंक ने की कि RBI ने हाल ही में सभी बैंकों को कार्डलेस ट्रांजैक्शन शुरू करने का निर्देश दिया। कार्डलेस, बिना कार्ड के ट्रांजैक्शन। अब ग्राहक जो है UPI के जरिए बैंकों से तथा ATM से पैसे निकाल सकेंगे। UPI के जरिए भी आप जाकर पैसे निकाल सकेंगे अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने की आइडियाथॉन मंथन की घोषणा की है। मंथन प्रतिभूति बाजार में नए विचारों और नवाचारों का समर्थन करने के लिए एक आइडियाथॉन है। ठीक है। इस आइडियाथॉन को औपचारिक रूप से 30 मार्च 2022 को मुंबई में एक समारोह में सेबी के अध्यक्ष हैं, नई वाली अभी बनी है, माधवी पुरी बुच द्वारा लॉन्च किया गया। 6 सप्ताह तक चलने वाले इस आइडियाथॉन में 16 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति, छात्र, स्टार्टअप संस्थापक, किसी भी क्षेत्र के पेशेवर भाग ले सकते हैं। आइडियाथॉन के प्रमुख विषय हैं निवेशक शिक्षा, सुरक्षा और निवेश में सुगमता, प्रतिभूति बाजार विकास, बाजार विनियमन और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एकीकरण है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कुछ चीज़ें। वागसीर, छठी स्कार्पिन पनडुब्बी वागसीर का जल अवतरण मतलब जलावतरण हुआ है, जल में इसको उतारा गया है वागसीर को। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी से आने वाली पनडुब्बियों को छठी और आखिरी पनडुब्बी का मझगांव डॉक लिमिटेड, याद रखिएगा मझगांव डॉक लिमिटेड MDL मझगांव डॉक लिमिटेड के कन्होजी आंग्रे वेट बेसिन में जलावतरण किया गया। ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75 कब शुरू हुआ था? ठीक है, इसके बारे में कमेंट करिएगा। और जो छठी जो पनडुब्बी है स्कार्पिन पनडुब्बी, इसका जलावतरण किया गया, तो 5 कौन कौन सी पनडुब्बियां हैं उसके बारे में कमेंट करिएगा। इसमें जो है कि रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार इस समारोह के मुख्य अतिथि थे और किसी महिला द्वारा शुभारंभ अथवा नामकरण की नौसेना की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमती वीना अजय कुमार द्वारा वागसीर पनडुब्बी का जलावतरण किया गया। कभी कभी UPPSC ध्यान यहाँ पर देता है, वीना अजय कुमार यहाँ पर भी ध्यान देता है और यही पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित पनडुब्बियों की पहली पनडुब्बी को दिसंबर 2017 में नौसेना में कमीशन किया गया था और वर्तमान में इस परियोजना की 4 पनडुब्बियाँ भारतीय नौसेना की सेवा में कार्यरत हैं। ओके, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री ने जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। अब प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भी दे देते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगवा दीजिए। ठीक है। तो गुजरात के जामनगर में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस की उपस्थिति में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। GCTM
दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। यह वैश्विक कल्याण के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा। इस अवसर पर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के प्रधानमंत्रियों और मालदीव के राष्ट्रपति के वीडियो संदेश इस अवसर पर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के प्रधानमंत्रियों और मालदीव के राष्ट्रपति के वीडियो संदेश भी चलाए गए। तो ये गुजरात के जामनगर में क्या किया गया, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू, ये भी महत्वपूर्ण है। शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है। इस संयंत्र की प्रतिदिन 10 किलो की स्थापित क्षमता है। संयंत्र मौजूदा 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सरणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। भारत में पहली बार AEM तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहाँ पर, जोरहाट पंप स्टेशन कहाँ पर है, असम में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने शुरू किया गया है। इस संयंत्र में भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है। ठीक है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसमें जो है गुजरात, केरल और पंजाब को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में स्थान दिया गया है। गोवा छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर का स्थान है। पहले पे बड़े राज्यों में गुजरात, केरल और पंजाब। ठीक है, छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर टॉप 3। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली, उसके बाद दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली टॉप 3 हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया गया, उसमें राज्यों का स्थान है। प्रकृति नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया, प्रकृति से रिलेटेड है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रकृति नाम का शुभंकर मस्कट लॉन्च किया। यह शुभंकर देश के लोगों में उन छोटे बदलावों के बारे में जागरूकता फैलाएगा जो देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर वातावरण में योगदान कर सकते हैं। शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन की दिशा में एक और कदम है। तो सरकार से यह भी अनुरोध है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की बातें जो है कि स्ट्रीट वेंडर से, आम आदमी से कहने के अलावा सरकार जहां पर ये प्लास्टिक बनती है वहीं पर क्यों ना बैन कर दिया जाए, उसका कोई अलग अल्टरनेटिव खोज लिया जाए। लोगों को मना करने से लोग मानेंगे नहीं जब तक मार्केट में उपलब्ध ही नहीं होगा। मार्केट में आएगा ही नहीं तो लोग लेंगे कहाँ से। ओके, इस शुभंकर के लॉन्च के साथ कई अन्य हरित पहले भी शुरू की गई। उल्लेखनीय सरकार की योजना 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की है। तो 2022 आधा लगभग खत्म हो चुका है। गौरतलब है कि देश में सालाना 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ देश के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दिल्ली की यमुना नदी को जाकर देखिएगा, रेलवे से ही जब आप जाएंगे तो देखिएगा क्या स्थिति है। ठीक है, विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक ने अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया 23 मार्च को, काले गैंडों को बचाने के लिए। और 23 मार्च को कोई दिवस भी होता है, तो 23 मार्च को कौन सा दिवस होता है कमेंट करिएगा उसकी थीम के साथ। ठीक है, विश्व बैंक इन बॉन्ड की मदद से $15 करोड़ जुटाएगा। 5 साल के इस बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। राइनो बॉन्ड दक्षिण अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्रों एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व में काले गैंडों की आबादी में वृद्धि की दर से निर्धारित रिटर्न देगा। बॉन्ड के खरीदारों को वैश्विक पर्यावरण सुविधा से भुगतान प्राप्त होगा। यदि काले गैंडे की आबादी नहीं बदली तो निवेशक को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, अगर आबादी बदली तो रिटर्न मिलेगा। सफल होने पर केन्या में भी काले गैंडे की आबादी के संरक्षण के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया जा सकता है। काले गैंडे केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। सेव द राइनो इंटरनेशनल के अनुसार 1970 से 1992 के बीच काले गैंडों की संख्या में 96% की कमी आई है, जिससे इनकी कुल संख्या लगभग 2400 तक कम हो गई। ओके।
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नियुक्तियाँ हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर सुमन के बेरी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजीव कुमार जो थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो डॉक्टर सुमन के बेरी क्या बन गए हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन गए हैं। आप कमेंट करिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं और नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन हैं, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर सुमन के बेरी नए राजीव कुमार के बाद नए नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। 2018-2019 पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनरल मनोज पांडे बन गए हैं। अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया। वे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे और ये 29वें नंबर के सेनाध्यक्ष होंगे। ओके। अरुण कुमार सूद, अब अरुण कुमार सूद को क्या बनाया गया कि प्रख्यात भौतिक विज्ञानी अरुण कुमार सूद को केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA नियुक्त किया गया है। वह प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। उन्हें इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह ग्राफीन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो ग्राफीन क्या है, एक लाइन में बताइएगा। शायद केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हमने थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में। इसके अलावा यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भौतिकी के प्रोफेसर भी रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये अजय कुमार सूद हैं जो PSA बने, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला क्या है, G20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया इन्हें, जिसकी मेज़बानी भारत द्वारा 2023 में की जाएगी। 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में होगा। भारत इसकी क्या करेगा, मेज़बानी करेगा, ठीक है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल G20 के शेरपा बने रहेंगे। G20 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो दुनिया की 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को एक साथ जोड़ता है, जिसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, यानी विश्व की GDP का 80% से अधिक यही G20, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा हैं। स्टेटमेंट बन सकते हैं UPSC में भी, UPPCS में भी, ठीक है। 1999 में इसकी स्थापना के बाद से ही G20 का सदस्य रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा तथा 2023 में पहली बार G20 लीडर समिट का आयोजन करेगा, ठीक है। तो भारत 2023 में करेगा, तो 2022 में कौन अध्यक्षता करेगा और 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, आप लोग कमेंट करिएगा। शांति सेठी भारतीय अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी को USA की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी को USA की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। शांति सेठी। रेणु सिंह महत्वपूर्ण हैं। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और वह जो है संस्थान की दूसरी महिला निदेशक होंगी। तो पहली महिला निदेशक कौन है, किसकी, वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में है, पहली महिला निदेशक कौन है, सर्च करिएगा। और वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये भी आप कमेंट करेंगे। गौरव बलहई की उन्होंने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों विभिन्न जैव विविधता, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों में भाग लिया और उनका प्रतिनिधित्व किया। ओके, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। राजीव कुमार जी आपको बता चुके हैं हम कि राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। ओके, तब अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। अब तीसरे उपाध्यक्ष जो बने हैं, हमने यहाँ पर आपको अभी बताया कि दूसरे उपाध्यक्ष बने हैं कौन, डॉक्टर सुमन के बेरी तीसरे बने हैं। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हैं। वीणापाणी मोहंती, इनका निधन हो गया। वीणापाणी मोहंती जो है कि उड़िया साहित्य विशेषकर कथा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान इनका है। उड़िया साहित्य की हैं, याद रखिएगा।
इनको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी मोहंती द्वारा रचित एक कहानी संग्रह पाट देई के लिए इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। टी रामाराव, तमिल और हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर टी रामाराव का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। रजनीकांत की फिल्म अंधा कानून से हिंदी फिल्मों में लाने वाले डायरेक्टर टी रामाराव ही थे। उसके अलावा बहुत सी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की थी। ठीक है, हिंदी और तमिल कुल मिलाकर 70 फिल्मों का डायरेक्शन इन्होंने किया था, टी रामाराव। ओके, तेजस कौशल परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेजस कौशल परियोजना ट्रेनिंग फॉर इमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। कुल मिला के बात ये है कि यूएई में जो लोग जॉब करने जाते हैं उनको ट्रेनिंग देगी भारत सरकार। वहाँ पर जाएंगे, मतलब एकदम ट्रेंड यानी स्किल्ड लोग अब वहाँ पर जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में तेजस कौशल परियोजना का शुभारंभ किया। दुबई एक्सपो जो है 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित एक विश्व एक्सपो था, जिसका विषय कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर था। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रमाण पत्र और विदेशों में रोजगार प्रदान करना है। तेजस प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा, तेजस कौशल विकास परियोजना। सेमिकॉन इंडिया का कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, या पुराना मतलब यह हो चुका है। तो सेमिकॉन इंडिया ये आपको क्विज में कराया गया था, तो इसको देखिएगा। सेमिकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। ठीक है, और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मुख्य परिणाम बिम्स्टेक चार्टर को अपनाना और उस पर हस्ताक्षर करना था। जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए वे हैं: पहला, राजनयिक प्रशिक्षण के लिए आपसी सहयोग पर बिम्स्टेक समझौता ज्ञापन। दूसरा, आपराधिक मामलों में संबंधित पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक सम्मेलन। और तीसरा, बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना पर एक समझौता ज्ञापन। ये 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ? श्रीलंका में हाइब्रिड मोड में हुआ, मतलब आभासी ही था। इस सम्मेलन की थीम महत्वपूर्ण है, टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक्स एंड हेल्दी पीपल। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टूवर्ड्स रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक, हेल्दी पीपल। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बंगाल की खाड़ी आदि की बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। अभ्यास दस्तलिक भारत और उज़्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच होता है। ठीक है, भारत और उज़्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? उज़्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। दस्तलिक का अंतिम संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच अभ्यास दस्तलिक। दीमा हसाओ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, असम में स्थित है। यहाँ पर असम के दीमा हसाओ ज़िले में कई महापाषाण काल के पत्थर के जार मिले हैं। ठीक है, एन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ द आसाम स्टोन जार साइट्स पेपर में 3 अलग अलग आकार के जार का दस्तावेजीकरण किया गया है। नूचू बंगलो नामक एक साइट में 546 जार की खोज की गई। नूचू बंगलो नामक एक साइट में 546 जार की खोज की गई है। सियान आर्कियोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन ने लाओस, असम एवं इंडोनेशिया के बीच इस सांस्कृतिक संबंध को समझने के लिए और अधिक शोध की मांग की है। इंडोनेशिया और लाओस ही ऐसे 2 अन्य स्थल हैं जहां से इस तरह के जार खोजे गए हैं। असम में खोजे गए जार को पहली बार वर्ष 1929 में जॉन हेनरी हटन और जेम्स फिलिप मिल्स नामक ब्रिटिश सिविल सेवकों द्वारा देखा गया था। कोबाक, दीमा हसाओ, डेरेबोर अब होजई, डोबोंगलिंग, मोलोंगपा अब मेलांगपुरम, कार्तोंग बोलासन अब नूचू बुंगलो और नडुंगलो में 6 अलग अलग साइटों में उनके द्वारा जार की उपस्थिति दर्ज की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ स्थान है, शायद पूछे भी जाएं, लेकिन ये याद रखिएगा, असम का दीमा हसाओ जिला जहाँ पर जार प्राप्त हुए हैं। और गौरतलब है कि जार के अंदर मानव कंकाल के अवशेष पाए गए हैं।
जबकि कुछ अवशेष जार के आसपास भी दबे हुए पाए गए हैं। इंडोनेशिया में खोजे गए जार के कार्यों की पुष्टि नहीं हुई है, जार के कार्यों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शोधकर्ताओं का अनुमान है कि लाओस में पाए गए लोगों के समान ही सौगृह की भूमिका में उनका उपयोग किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और वर्ष की बात करते हैं। 6 अप्रैल को दांडी सत्याग्रह दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी ये आप लोग कमेंट करिएगा, और थीम के लिए घबराइए मत, एक लेक्चर पूरे 1 साल की थीम वगैरह क्या है अपडेटेड क्वेश्चन, मतलब एक लेक्चर आपको दिया जाएगा। यूपीपीसीएस 2021 में 3 क्वेश्चन सीधे सीधे दिवस और थीम से पूछे गए थे, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को होता है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस, 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, 23 अप्रैल को विश्व मानव एकता दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। ओके, ये महत्वपूर्ण है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। और उल्लेखनीय कि दिवंगत गायिका और भारत स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में उनके परिवार ने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की है। उनके परिवार ने ही शुरुआत की है। लता दीनानाथ मंगेशकर उन महान हस्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने देश और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन बिता दिया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी पहले पाए हुए हैं। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है, और इस पुरस्कार को एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति नई दिल्ली में एक समारोह में दिए। चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को, याद रखिए ये नाम, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया, ठीक है। 1986 में गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में कुष्ठ रोग के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है जिसका गठन 1951 में किया गया था। यह पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता है, और इसमें 2 लाख का नगद पुरस्कार, पार्टी के लिए 2 लाख रुपए, 1 पदक और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। 2 पुरस्कार या तो व्यक्ति या संस्था को प्रदान किए जाते हैं, याद रखिएगा। 64 नंबर का ग्रैमी अवार्ड्स 2022 दिया गया है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि कुछ भारतीय लोग भारत से जुड़े हुए लोग हैं, और इसका अमेरिका में लॉस वेगास नेवादा में 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में संगीत से जुड़े कई दिग्गजों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम की मेज़बानी ट्रेवर नोह ने की थी। इस समारोह में जॉन बैटिस्ट ने बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। जॉन बैटिस्ट ने बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वहीं बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के साथ साथ बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार ओलिविया रोड्रिगो ने जीता है। ओलिविया रोड्रिगो को टाइम मैगजीन में क्या मतलब कुछ टाइम मैगजीन के द्वारा इनको कुछ मतलब उपलब्धि दी गई है, या फिर टाइम मैगजीन का कुछ ईयर पर्सन ऑफ द ईयर या कुछ ऐसे चुना गया है, तो आप लोग कमेंट करिएगा क्या चुना गया है, ठीक है। याद रखिएगा जॉन बैप्टिस्ट को बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर, वहीं बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के साथ साथ बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार ओलिविया रोड्रिगो ने जीता। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में 2 भारतीय संगीतकार विजेता भी शामिल थे। फाल्गुनी शाह या फालू ने अपने एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता, याद रखिएगा। फालू न्यूयॉर्क की एक संगीतकार हैं। उन्होंने स्लमडॉग मिलेनियर फिल्म के लिए AR रहमान के साथ काम किया। मुंबई में प्रसिद्ध गायक एवं सारंगी वादक सुल्तान खान के तहत उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वहीं दूसरे हैं रिकी केज ने भी दूसरा ग्रैमी जीता। उन्होंने स्टीवर्ट कोपलैंड ने सर्वश्रेष्ठ न्यू एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार हासिल किया। वर्ष 2015 में रिकी केज ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था, इस वर्ष दूसरा जीते हैं, ठीक है। और दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता उन्होंने डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ पुरस्कार जीता है। याद रखिए ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अब यूपीपीसीएस बहुत अंदर घुसकर क्वेश्चन करंट के पूछ रहा है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा जल पुरस्कार के बारे में हम लोग देख चुके हैं, और सब सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा इसी दिन कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ किया गया, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। और यहाँ पर जो है कि एक चीज़ और की गई है, इंडिया वाटर वीक 2022 के 7वें संस्करण की प्रथम सूचना विवरणिका जारी की गई है। तो वाटर वीक कब से कब होगा, इसका आयोजन 1 से 5 नवंबर 2022 को इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।
और उत्तर भारत की श्रेणी में दिया गया है पुरस्कार मुजफ्फरपुर को, उत्तर प्रदेश के। और यही क्वेश्चन पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में। राजस्थान और तमिलनाडु को दूसरे और तीसरे नंबर पर दिया गया है पुरस्कार। उल्लेखनीय है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था। 2018 में 2019 में जल शक्ति अभियान जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, जिसमें कई पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गई और इसमें करोड़ों लोग शामिल हुए। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स को प्रधानमंत्री द्वारा 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वर्ष की थीम क्या है? आपका काम है कमेंट करना, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। अब ऑस्कर पुरस्कार जो 2022 के हैं, ठीक है, 94 नंबर का एकेडमी पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टेन द आइज ऑफ टैमी फाय, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता टॉय कोत्सूर। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार जापान का, और एक पिक्चर है ड्यून 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 पिक्चर है कि नाम है, सर्वश्रेष्ठ छायांकन ड्यून 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 को 5 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। आप लोग कमेंट करिए कि ड्यून क्या है, मूवी है या फिर किसी का नाम है, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन ऑस्कर से पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। 12वें संसद रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। संसद रत्न पुरस्कार दिएंगे तो 2 याद रखिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है 12वें संस्करण में 2 लोगों को। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली, ठीक है, और तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता HV हांडे को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। वीरप्पा मोइली की कमेटी कोई बनी थी, तो वो कमेटी कौन सी बनी थी, किस लिए बनी थी, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीरप्पा मोइली की। और भी लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं, तो संसद रत्न पुरस्कार में 11 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसमें लोकसभा के 8 और राज्यसभा के 3 सांसद शामिल हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने महाराष्ट्र सदन में ये पुरस्कार प्रदान किए, ठीक है। तो अलग अलग नाम है लोगों के। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है, याद रखिएगा। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्लेस सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नाम याद रखिए, गणित के क्षेत्र का नोबेल इसको कहा जाता है। उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी, विशेष रूप से इसके ज्यामिति, बीजीय और गणितीय पहलुओं में उनके योगदान के लिए मिला है। उल्लेखनीय है कि टोपोलॉजी गणित का एक क्षेत्र है जो अलग अलग रूपों की 2 चीज़ों को समान मानता है, यदि वे एक दूसरे में विकृत हो सकते हैं। नॉर्वे के राजा एबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं, याद रखिएगा, नॉर्वे के राजा एबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं, और यह प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। इस पुरस्कार का नाम नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है, जो नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो एबेल पुरस्कार 2022। बोर मत होइए, बोर होंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, अभी तो और लड़ाई है। गौरतलब है कि एबेल पुरस्कार पहली बार 2003 में फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पियरे सेरे को बीजगणितीय, ज्यामिति, टोपोलॉजी और संख्या सिद्धांत में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल घटनाक्रम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो बेंगलुरु में हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन किया। खेलों में कुल 275 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। यहाँ होने वाले 20 खेलों में मलखंब और योगासन जैसे देसी खेलों का भी आयोजन होगा। याद रखिए, मलखंब और योगासन, टोटल खेल 20। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में भुवनेश्वर में आयोजित किए गए थे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या 2022 में होने वाले हैं? अगर होने वाले हैं तो कहाँ पर होंगे? यूथ गेम्स, ये है यूनिवर्सिटी गेम्स, ओके। ऑस्ट्रेलिया ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीत गया। फाइनल में इंग्लैंड को हराया, 71 रनों से हराया, ठीक है। 12वां संस्करण था, न्यूजीलैंड में आयोजित था। भारत इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में ही नहीं पहुंच सका था। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज एलिस हेली ने मैच में 170 रन बनाए, जो पुरुष और महिला क्रिकेट के विश्व कप फाइनल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है। एलिस हेली ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 509 रन बनाए। एलिस हेली को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जीता ICC महिला विश्व कप 2022
ठीक है, न्यूजीलैंड में हुआ। 12वां संस्करण था यह, और भारत इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका था। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया था, इस विश्व कप में, महिला विश्व कप में। ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2021, ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2021 मुंबई और हैदराबाद को दिया गया है। भारत की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई और हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और गैर सरकारी तथा गैर लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा यह ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का मतलब यह खिताब दिया जाता है। 2021 में मुंबई और हैदराबाद को दिया गया। हैदराबाद को इसके पहले भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया जा चुका था। 2 भारतीय शहरों ने स्वच्छ, लचीले और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी वृक्षों को उगाने, हरियाली बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता हासिल की है। हैदराबाद को लगातार दूसरे साल इस सूची में शामिल किया गया है। मुंबई को पहली बार इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। 21 देशों में कुल 138 शहर ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 सूची का हिस्सा हैं। अमेरिका के 37 शहर, यूके यूनाइटेड किंगडम के 19 और कनाडा के 18 शहर हैं। ओके, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। UNFAO यानी यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ऐसा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फटाफट न्यूज़ है, उसको देख लेते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ चीज़ें रिपीट होंगी। 6 जनजातियाँ जिनको अनुसूचित जनजाति में रखा जाएगा, गोंड, दुनिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, उत्तर प्रदेश में। शारदा सिन्हा को क्या दिया गया? लोक निर्मला सम्मान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने दिया। स्वाति सिंह को उत्तर प्रदेश सीनियर महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया, स्वाति सिंह को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वे जिले जिनकी तहसीलों को मिलाकर हाल ही में एक नया जिला आंवला बनाने की घोषणा की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक नया जिला अगर बनेगा तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 76 हो जाएंगी। अभी यह घोषणा की गई है। बरेली, बदायूं और रामपुर, बरेली, बदायूं और रामपुर से कुछ तहसीलों को कट करके एक नए जिले की बात की गई है, याद रखिएगा। बरेली, बदायूं और रामपुर 3 जिलों में से कट करके पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की तो श्रावस्ती में। और यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए कमेंट करिएगा। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत राज्य का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, कहां पर? लखनऊ में, याद रखिएगा। यूपी विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया, कहां पर? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में गुजरने वाली वह नदी जिस पर हाल ही में एनसीसी द्वारा पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई, पुनीत सागर अभियान यमुना नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए। संभल और महाराजगंज में 2 नए मेडिकल कॉलेज PPP मोड पर खोलने की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, संभल और महाराजगंज में, याद रखिएगा। 2 से 30 अप्रैल तक चलने वाले उत्तर प्रदेश संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई सिद्धार्थनगर से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो लखनऊ में। वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान भी लखनऊ में है, याद रखिएगा। ओके, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में शामिल उत्तर प्रदेश का जिला है मुरादाबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में शामिल उत्तर प्रदेश का जिला है मुरादाबाद। ओके, कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया वाराणसी को। ओके, ठीक है। प्रत्येक तीर्थ स्थल पर पर्यटक सुविधा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है मथुरा के प्रत्येक तीर्थ स्थल पर क्या पर्यटक सुविधा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में राज्य सरकार नए हाथी रिजर्व की स्थापना का प्रस्ताव किया है। नए हाथी रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण, लखीमपुर खीरी में नए हाथी रिजर्व, लखीमपुर खीरी में। नेपाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है, किसको? डॉक्टर गंगेश दीक्षित को। नेपाल सरकार ने डॉक्टर गंगेश दीक्षित को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। ओके, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? चित्रकूट में। सब बहुत महत्वपूर्ण है, वन लाइनर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जल व वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए एक अभियान शुरू किया गया, दस्तक अभियान, हमने बताया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की जयंती आयोजित की गई, इनका जन्म स्थान आजमगढ़ है। ओके, अग्नि सुरक्षा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल में आयोजित किया गया। एक जिला एक खेल योजना शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ये भी महत्वपूर्ण, एक जिला एक खेल योजना। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अपात्रों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वापस करने की दृष्टि में
दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणी जिला है। जो लोग अपात्र नहीं थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेते थे, तो वो लोगों में वापस करने में प्रयागराज नंबर 1 पर है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन भी कहाँ के हैं, जिनकी हाल ही में जयंती मनाई गई, वो भी आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का जिला। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। हाल ही में नोएडा प्राधिकरण द्वारा शहर में पार्किंग की समस्या से निपटने हेतु लॉन्च किए गए ऐप का नाम है नोएडा अथॉरिटी पार्क स्मार्ट। ओके। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने जिलों में अमृत सरोवर योजना शुरू करने का निर्णय लिया? 75। अमृत सरोवर योजना 75 जिलों में। ठीक है। आगे यहाँ पर प्रधानमंत्री ने 3 दिवसीय यात्रा 20 अप्रैल को, मतलब किस देश के प्रधानमंत्री भारत में आए थे 20 अप्रैल 2022 को? तो मॉरिशस के आए थे। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां हाल ही में राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। कहां पर? लखनऊ, आगरा, मथुरा, प्रयागराज में 4 जगह पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। लखनऊ में, आगरा में, मथुरा में, प्रयागराज में। तो हेलीकॉप्टर सेवा लखनऊ में कहाँ ज़रूरत है भैया? कहाँ पर पहाड़ है लखनऊ में? तो पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर हेलीकॉप्टर की सेवा दी जाती है। वैसे अब पवन हंस बेचा जा चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में श्रमिकों की बेटियों को शादी के समय दी जाने वाली शगुन की राशि तय की है। कितना? 1 लाख रुपए। राज्य में श्रमिकों की बेटियों को शादी के समय दी जाने वाली राशि की शगुन राशि तय की है 1 लाख। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में वाराणसी को कुल कितने वर्गों में पुरस्कार दिया गया? 4 श्रेणियों में। इसी के साथ पूरे करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं और लेक्चर 59 मिनट 52 सेकंड का हो चुका है। तो प्रयास तो था कि एक बार रिवाइज किया जाए, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन रिवाइज करेंगे तो और समय हो जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। चलिए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में मुंबई और हैदराबाद को यूएनफाओ और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा ऐसा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता आईसीसी महिला विश्व कप। न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। फाइनल में इंग्लैंड को हराया। एलिस हेली का नाम याद रखिएगा, एलिसा हेली का। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की शुरुआत हुई है बेंगलुरु में। इसके पहला वाला जो हुआ था 2020 वाला भुवनेश्वर में। याद रखिएगा, ये 2021 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, 2022 में हुआ है। ओके। टोटल 20 खेल थे उसमें। एबेल पुरस्कार को कहा जाता है गणित क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। किसको दिया गया? अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को। 12वें संसद रत्न पुरस्कार 2022 दिए गए, जिसमें से 11 सांसदों को यह पुरस्कार दिया गया। 8 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद, जिनमें 2 सांसद हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली, तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता HV हांडे को। और यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार जो 94 नंबर के दिए गए हैं 2022 के ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन द आइज ऑफ टैमी फाय, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ट्रॉय कोत्सूर, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार जापान की मूवी है, और सर्वश्रेष्ठ छायांकन ड्यून, सर्वश्रेष्ठ उत्तम डिजाइन ड्यून, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि ड्यून, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर ड्यून, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन ड्यून। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जल पुरस्कार की बात की गई है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है। दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं, कौन सा है? राजस्थान और तमिलनाडु हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करिएगा। 64 नंबर के ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं। ओके। जॉन बैप्टिस्ट को बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के साथ साथ बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार ओलिविया रोड्रिगो ने जीता है। 2 भारतीयों को भी पुरस्कार दिया गया, फाल्गुनी शाह और रिकी केज को, जो भारतीय तो हैं, भारतीय मूल के ही हैं बस। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया। एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा नई दिल्ली में दिया गया। ओके। ठीक है। और यहाँ पर है कि दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। किसको? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पहली बार पाने वाले पहले बने हैं, पहला पुरस्कार, और पहली बार मोदी जी प्राप्त किए हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ दिवस थे। 6 अप्रैल को दांडी सत्याग्रह दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस, 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, 23 अप्रैल को मानव एकता दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस में थीम के लिए घबराइएगा मत। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्थल खोजे गए हैं जहाँ पर जार प्राप्त किए गए हैं। एक जगह है नुचू बंगलो नामक एक साइट में 546 जार खोजे गए हैं। असम के दीमा
हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के जार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दस्तलिक एक्सरसाइज भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच होती है, भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच इस वर्ष उज़्बेकिस्तान में हुई है। तीसरा संस्करण था 2021 में उत्तराखंड के रानीखेत में हुई थी। और यहाँ पर बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन हुआ है और संभवतः यह आभासी सम्मेलन था, श्रीलंका में हाइब्रिड मोड में किया गया। ठीक है, और टूवर्ड्स रेजिलियंट रीजन प्रॉस्पेरियस इकोनॉमीज हेल्दी पीपल थीम के साथ इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, बिम्स्टेक बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, बिम्स, TEC, टी से थाईलैंड, नेपाल, भूटान ऐड कर देंगे तो टोटल ये देश हैं। कब स्थापना हुई क्वेश्चन पूछा गया है, उसको कमेंट करिएगा। सेमिकॉन इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट करिएगा। तेजस कौशल परियोजना UAE में शुरू की गई, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा शुरू की गई और यह दुबई एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में ही हुआ था अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक। थीम था, विषय थी कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग ए फ्यूचर के साथ। ओके, ठीक है। तेजस कौशल परियोजना, भारतीयों को कौशल इसमें दिया जाएगा। वीड़ा पाड़ी मोहंती उड़िया साहित्यकार हैं जिनका निधन हो गया है। 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और टी रामाराव, तमिल और हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर टी रामाराव को का निधन हो गया। 84 साल की उम्र में डायरेक्टर थे। हिंदी फिल्म में रजनीकांत को लाने का श्रेय इन्हीं को है और इन्हीं को था क्या रहेगा ही। राजीव कुमार जो है कि इस्तीफा दे चुके हैं, त्यागपत्र दे चुके हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष से। अब नए उपाध्यक्ष बने हैं। नए उपाध्यक्ष बने हैं कौन? नए उपाध्यक्ष बने हैं, यहाँ पर नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी, नए उपाध्यक्ष बने हैं। हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको आप लोग कमेंट करिएगा। शांति सेठी जो है कि भारतीय अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी को USA के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर नाम है रेणु सिंह जी का, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह संस्थान की दूसरी महिला निदेशक होंगी। हर्षवर्धन श्रृंगला को समन्वयक नियुक्त किया गया है G20 शिखर सम्मेलन का, जिसकी मेजबानी भारत 2023 में करेगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए उसको कमेंट करिएगा। अजय कुमार सूद को प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसका? केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। मनोज पांडे जी को बनाया गया है अगला प्रमुख नियुक्त किया गया भारतीय सेना का। 29वें नंबर के सेनाध्यक्ष यह होंगे। मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान यह लेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। राइनो बॉन्ड, विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड विश्व बैंक ने काले गंडे को बचाने के लिए अफ्रीका में यह शुरू किया। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। प्रकृत नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। उसके अलावा यहाँ पर और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर अवार्ड है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक नीति आयोग और राज्य ऊर्जा और नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। पहले नंबर पर बड़े राज्यों में गुजरात, फिर केरल, फिर पंजाब। छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 पर, फिर त्रिपुरा, फिर मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली तथा दमन और दीव एवं दादरा नगर हवेली टॉप 3 हैं। याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू किया गया ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर शुरू किया गया है। शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी गई। गुजरात के जामनगर में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस की उपस्थिति में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। वागसीर पनडुब्बी का जलावतरण किया गया। याद रखिएगा, मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा यह बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 का यह हिस्सा है और जो क्वेश्चन पूछे गए उसको कमेंट करिएगा। सेबी ने आइडियाथन मंथन की घोषणा की। मंथन सेबी ने इसकी घोषणा की है और सेबी की अध्यक्ष नई बनी माधवी पुरी बुच। ओके, ठीक है। और यहाँ पर कि कार्डलेस ट्रांजैक्शन शुरू करने का निर्देश RBI ने बैंकों को दिया है। ग्राहक UPI के जरिए बैंकों से तथा ATM से पैसा निकाल सकें, इसके लिए शुरू किया गया है। मतलब RBI ने गाइडलाइन जारी की है। साथ ही साथ RBI ने यह भी कहा है कि अब बैंक 10 बजे की बजाय अब 9 बजे ही खुलेंगे और बैंक बंद करने का समय वही रहेगा। भारत के राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा पर भारत के राष्ट्रपति जी थे। ठीक है, और यहाँ पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता भी हुआ। उसके अलावा भारत अमेरिका 2+2 वार्ता हुई। उसके अलावा यहाँ पर और चीज़ें हैं, जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा, रोड मैप 2030 भारत और UK से संबंधित है। और यहाँ पर और जो चीज़ें थी, क्या था जो महत्वपूर्ण है, हाँ, रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। रूस पाकिस्तान में इमरान अविश्वास प्रस्ताव
और शहबाज शरीफ बने नए प्रधानमंत्री, 23वें प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बचाने के लिए स्वनिधि समृद्धि का दूसरा चरण शुरू किया गया है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी किया निर्यात तत्परता सूचकांक। नीति आयोग जो है कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर यह सूचकांक जारी किया है। गुजरात लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारियों के मामले में भारत का शीर्ष राज्य नामित किया गया है। सूचकांक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। और जो कि लैंड लॉक स्टेट की बात करें तो हरियाणा एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सबसे ऊपर है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे ऊपर है। 13 नए जिलों का गठन हुआ है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और इस जिलों के साथ ही 26 जिलों की संख्या हो गई है। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 26 हो गई। प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया। जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन असम के डिब्रूगढ़ में किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए। 5 अप्रैल 2016 को यह योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। जो पहले के प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में वहाँ पर सब कुछ दिया गया है। आप जाकर वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। भारत के अब तक के जो प्रधानमंत्री बने हैं उन लोगों के बारे में। उत्तर प्रदेश की 6 जातियों को एसटी में शामिल करने का विधेयक। एसटी में कौन सी जातियाँ? गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने हेतु विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर और चीज़ें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने सतीश महाना 23वें व्यक्ति रूप में और 18वें अध्यक्ष हैं। महाराजपुर कानपुर विधानसभा से ये हैं। 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। केसी त्रिपाठी सर्वाधिक 13 साल तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहे थे। निर्मला सम्मान दिया गया किसको? आनंदी बेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से इसकी शुरुआत की। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का चुनाव हुआ। 36 सीटों पर 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीते। अग्नि सुरक्षा सप्ताह की बात करें तो 14 से 20 अप्रैल तक हुआ। ओके। अग्नि सुरक्षा सप्ताह। दस्तक अभियान शुरू किया गया है जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों को रोकने के लिए। ओके। और उसके अलावा यहाँ पर वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड समारोह में 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। और उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 शुरू की गई है। मतलब कुल मिला के इसमें सब्सिडी वगैरह प्रोत्साहित करने के लिए, जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसमें दिया गया है। तो ये पूरे करंट अफेयर रहे। रिवीजन में पूरे 10 मिनट लगे हैं, तो कुछ छूटा नहीं है इस करंट अफेयर में। कृपया करके आप लोग PDF ना मांगिएगा, अन्यथा दृष्टि IAS के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी और वो लोग हमारे चैनल पर कॉपीराइट भी मार सकते हैं। इसलिए ये PDF ना मांगिएगा। हो सके तो आप लोग मार्केट से ये बुक खरीद लीजिए। उसमें कुछ पेपर वगैरह दिए गए हैं, उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। अपडेटेड करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन उसमें हैं। ठीक है। तो ये पूरे करंट अफेयर रहे अप्रैल महीने की। मार्च महीने करंट अफेयर आपको दिया जा चुका है। ये अप्रैल महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। हो सके तो एक आध बार 2.0 पर लगाकर लेक्चर को फिर से सुनिएगा, शायद आपको चीज़ें याद हो जाए। ओके। तो बाकी क्विज, अप्रैल महीने के कुछ करंट अफेयर के क्विज भी आपको कराए जाएंगे सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर। तो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। अब लेक्चर बड़े बड़े आएंगे, लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग एकदम सही तरीके से एक्टिव हो जाइए, लेकिन एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए। एंजॉय भी करिए, पढ़ाई भी करिए। आप अपना समय निर्धारित कर लीजिए पढ़ाई करने का, और पढ़ाई के लिए निश्चित किए गए समय में आप पढ़ाई करिए। बाकी समय में आप एंजॉय करिए, पार्टी भी करिए, सब कुछ करिए। एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए, एंजॉय के साथ पेपर दीजिए। निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला है तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कर लीजिए। कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।